जी चलिए, हमारे साथ दिनेश वार्ष्णेय साहब जुड़ रहे हैं, लेफ्ट नेता। वार्ष्णेय साहब, केरल की बात आप करना चाहेंगे, लेकिन बंगाल तो बहुत ही ज्यादा निराशाजनक है आपके लिए। किशोर जी, अभी बहुत आरंभिक ट्रेंड है। अरे आरंभिक, और सर तो माफ कीजिएगा, आरंभिक हो चाहे कुछ हो, जीरो तो जीरो होता है। नहीं, जीरो तो मतलब ही नहीं उठता किसी भी हालत में। 45 से 50 से कम सीटें आने का मतलब ही नहीं उठता बंगाल में। और केरल में हमारी हर हालत में सरकार बनेगी। तमिलनाडु में सारे लेफ्ट कैंडिडेट जीत रहे हैं, आगे चल रहे हैं, आप चेक कीजिए। ये सिर्फ बंगाल ही बंगाल देख ही रहे हैं आप, बाकी भी देखिए। नहीं, बाकी देख रहे हैं साहब, बिल्कुल देख रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि तमिलनाडु में डीएमके के साथ जो आपके कैंडिडेट्स हैं वो आगे चल रहे हैं। केरल में आपकी सरकार की वापसी हो रही है, वो इतिहास बन रहा है। जो पेंडुलम स्टेट था, जहां एक बार लेफ्ट और एक बार यूडीएफ रहता था कांग्रेस का, वो नहीं होने वाला है, वो भी दिख रहा है। तो वहां पर भी तो उतने ही शुरुआती रुझान है ना साहब, जितने तमिलनाडु और केरल में भी उतने ही शुरुआती हैं जितने बंगाल में। देखिए किशोर भाई, बंगाल में क्या हुआ है कि बंगाल में बीजेपी और टीएमसी ने आपस में नूरा कुश्ती खेली है। और उन्होंने नूरा कुश्ती खोल के इस ढंग से कुश्ती खेली है कि लेफ्ट को और कांग्रेस के अलायंस को रोक के रखा जाए। क्योंकि लेफ्ट से इस सरकार को सबसे बड़ा चैलेंज, अगर बीजेपी की फांसीवादी सरकार को अगर सबसे बड़ा चैलेंज पूरे हिंदुस्तान में मिल रहा है तो वामपंथी पार्टियों से ही मिल रहा है। उसके मारे ये पूरे घबराए हुए हैं और इन्होंने पूरा ही बंगाल में खेल खेला। अंधाधुंध पैसा लगाया है, अंधाधुंध लोगों को वहां पे भेज के इन्होंने हरकतें की हैं। तो उसका नतीजा हो सकता है। पर अभी ये बहुत आरंभिक ट्रेंड, हम पक्के तौर पे हैं कि हमारी सीटों का इंप्रूवमेंट होगा बंगाल। आने दीजिए, 2 बजे तक आने दीजिए। इंप्रूवमेंट जीरो से होगा या पिछली बार से होगा? पिछली बार से होगा किशोर भाई। कैसे होगा? कहाँ जीरो दिख रहा है साहब, जीरो। हाँ, आने दीजिए ना, 2 बजे आने दीजिए। जीरो होगा तो तब की तब देख लेंगे, अभी तो जीरो नहीं है। चलिए कुछ सीटों में जरूर आएगा। नहीं, बिल्कुल हो सकता है कुछ सीटों में आएगा, लेकिन चुनौती आप कहीं नहीं दे रहे। नहीं, वो तो मान रहे हैं कि चुनौती अभी बंगाल में नहीं लगता कि हम दे रहे हैं, पर देखेंगे आगे क्या कारण है। जी चलिए, गौरव भाटिया साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया। गौरव, ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं, मुख्यमंत्री अपनी सीट पर पीछे चल रही हैं, अभी 5000 वोटों से पीछे चल रही हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर और बहुत अच्छी खबर आपके लिए। लेकिन बीजेपी और टीएमसी के बीच बंगाल में फासला धीरे धीरे करके काफी बढ़ गया है। हालांकि अभी कई राउंड की काउंटिंग होनी है, कोरोना काल है तो काफी स्लो काउंटिंग चल रही है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अब फासला इतना ज्यादा हो गया है कि इसको पलटना मतलब बहुत बड़ा उलटफेर करना होगा। किशोर जी नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और क्योंकि पश्चिम बंगाल की आपने बात करी, तो जो रुझान अभी सामने आ रहे हैं किशोर जी, एक बात स्पष्ट हो गई है कि सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा थी कि हम पश्चिम बंगाल को विकास के रास्ते पे ले जाएंगे, डबल इंजन की सरकार होगी और पश्चिम बंगाल में जो तोलाबाजी होती है, जो भ्रष्टाचार था, सिंडिकेट था, सांप्रदायिक राजनीति थी, उसका अंत करेंगे। रुझान ये दिखाते हैं कि पश्चिम बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकारा है। दूसरी बड़ी बात जो सामने आती है, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का जो नेतृत्व है, ये भारतीय जनता पार्टी में ही है और किसी भी पार्टी, चाहे टीएमसी क्यों ना हो, ये नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है, जो संगठन वहां पे बनाया है मेहनत करके, हमने अपने कार्यकर्ता खोए हैं, उसके बावजूद हम लोग डटे रहे। और आज जब ये रुझान आ रहे हैं तो मन को बहुत सुकून मिल रहा है। आपने एक बात ये कही कि अभी काफी पीछे ये पलटा नहीं जाएगा। तो किशोर जी, आपका राजनीतिक अनुभव भी बहुत है और हमारा भी बहुत है। ये जो पहले के 1.5-2 घंटे होते हैं, इसके बाद बहुत सी चीजें पलट जाती हैं। अभी आप देखिएगा, दोपहर में और शाम को भी हम लोग साथ में बैठेंगे और कहा जाएगा टीएमसी की तरफ से कि पैरामिलिट्री फोर्सेस दोषी हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दोषी है। वो कहेंगे ईवीएम खराब थी, लेकिन सत्य एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, देश को एकजुट रखने की, टीएमसी के भ्रष्टाचार को खत्म करने की, वो जीत रही है और जो परिवारवादी सोच है वो हार रही है।
खैर फिलहाल अभी तो फासला, हमारे साथ कमलिका दासगुप्ता न्यूज़ 18 बांग्ला की जुड़ रही हैं। कमलिका, फासला काफ़ी ज़्यादा है, 138-87। अभी हालांकि बहुत सारे राउंड्स रहते हैं, अभी 2-3 राउंड्स के ही कई जगह से आए हैं रुझान, लेकिन ये 139-86 तो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है फासला। जी बिल्कुल, तृणमूल कांग्रेस एकदम शुरुआत से ही तृणमूल कांग्रेस बहुत ही कॉन्फिडेंट दिखे और बार बार ममता बनर्जी अपने सारे रैलीज में ये कहा कि 200 पार करेगी। दूसरी तरफ हमने देखा भाजपा भी काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे थे और जब शुरुआती रुझान मिलने लगे थे पोस्टल बैलेट में तभी कांटे का टक्कर दिख रहा था, पर फिलहाल जो नंबर्स हमारे सामने हैं उससे तृणमूल कांग्रेस को थोड़ा बढ़त लग रहा है, ज्यादा बढ़त लग रहा है और जो फासले हैं वो बढ़ रहे हैं। इसमें एक चीज बहुत साफ है जो मैं उस दिन भी बता रही थी कि एक सरकार को गिरने के लिए एंटी इनकम्बेंसी बहुत जरूरी है। ममता बनर्जी एक अनपॉपुलर चीफ मिनिस्टर नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि ममता बनर्जी वही तृणमूल कांग्रेस है, वही तृणमूल कांग्रेस का सबसे बड़ा कार्ड है। तृणमूल वो व्हील चेयर में जिस तरीके से लास्ट बॉल तक उन्होंने खेला है, इसको जरूर ये जो है इसको जरूर एक नंबर देगा जनता, यही तृणमूल कांग्रेस सोच रहा है। और जो कल जो बैठक मतलब परसों जो बैठक ममता बनर्जी ने किया अपने कैंडिडेट्स के साथ, वहां पर भी ममता बनर्जी ने ये बोली कि लास्ट बॉल तक खेलना है, आखिरी राउंड तक देखना है, लास्ट ओवर में लास्ट बॉल में भी छक्का लगाना है। तो ममता बनर्जी अनपॉपुलर नहीं है, पर किस इश्यूज के आधार पे ये चुनाव हुआ है वो देखने वाली बात है। ये चुनाव हुआ है पोलराइजेशन के ऊपर में, पोलराइजेशन में बीजेपी बहुत ज्यादा पोलराइजेशन के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दे रही थी, पर तृणमूल कांग्रेस ने अपना जो एजेंडा है, अपना जो डेवलपमेंटल एजेंडा है वो सामने रखा है। और दूसरी बात ये है जो बंगाली वर्सेस बाहरी की जो लड़ाई, जैसे हमने देखा है कि महाराष्ट्र में जो मराठी मानुष अस्मिता रहता है वो चीज को दिखाया और ऐसा माना जा रहा है कि अभी तक जो रुझान में तृणमूल कांग्रेस आगे है, बांग्ला अपना बेटी को ही चाहती है। ये जो कैंपेन तृणमूल कांग्रेस ने किया ये बहुत बड़ी बात है जो लोगों ने शायद सराहा, पर फिर भी अभी राउंड और एक ओवरऑल पिक्चर भी अगर देखें, गौरव के पास मैं फिर जाना चाहूंगा। गौरव, ये बार बार देखा गया कि अगर क्षेत्रीय स्तर पर कोई नेता मजबूत है तो बीजेपी के लिए मुश्किल होता है उसको हटाना, अगर वो कांग्रेस का नहीं है तो। कांग्रेस और कांग्रेस जहां पर है, कांग्रेस आपके मुख्य मुकाबले में है, वहां पर बीजेपी के लिए जितना रास्ता आसान होता है, जैसे अभी आप असम के नतीजे देख लीजिए, वहां मुख्य चुनौती कांग्रेस की तरफ से ही थी, कांग्रेस के गठबंधन की तरफ से, वहां पे आपने ऐसा दिख रहा है कि आप फिर से सत्ता में वापसी कर ही रहे हैं। लेकिन जहां कांग्रेस नहीं है, जैसे पिनरई विजयन है तो वो अपनी सरकार वहां पर बचा रहे हैं, यहाँ एमके स्टालिन है तो वो चुनौती देकर अन्ना डीएमके को हटा रहे हैं, और इधर ममता बनर्जी को आपने चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन ममता बनर्जी, जैसा कमलिका बता रही है, कि ममता बनर्जी के खिलाफ अब पर्सनल कोई एंटी इनकम्बेंसी या ममता बनर्जी उतनी अनपॉपुलर नहीं थी, ये दिख भी रहा है रुझानों में, इन नतीजों में। ये अपने आप में है कि अगर कांग्रेस है तब तो आप कर सकते हैं, बाकियों के लिए आपके साथ मुश्किल होती है। किशोर जी, देखिए, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। उत्तर प्रदेश इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, किस तरह से वहां पे भी एक रीजनल प्लेयर था, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे 3/4 बहुमत से सरकार बनाई। आज के जो अभी रुझान है उनकी बड़ी बातें क्या है मैं आपको बता दूं। मैंने क्यों कहा हमारी विचारधारा की जीत है, नेतृत्व की जीत है, क्योंकि 3 सीटें थी पश्चिम बंगाल में। अभी आपका जो रुझान दिखा रहा है वो 83 दिखा रहा है, कई और चैनल के भी रुझान है, और आज हमें ये स्वतंत्रता होती है कि हम दूसरे चैनल की भी बात कर सके रुझानों के लिए, बाकी नतीजे तो सामने आ जाएंगे। तो हम लोग 100 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, 110 भी दिखा रहे हैं, तो हम लोग इंतजार करना चाहेंगे और हमें पूरा विश्वास है जीत हमारी होगी। तीसरी बात, ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम से पीछे थी जब मैं ये चर्चा में आया था, 1500 वोट से करीब। ये क्या दिखाता है? ये दर्शाता है कि ये जो सारा नाटक हुआ, टांग टूट गई है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को घेराव करो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मिल गया है, जनता ने इस नकारात्मक राजनीति को नकार दिया है। आप याद करिए किस तरह से तथाकथित किसान, जिनका कोई लेना देना इधर पश्चिम बंगाल में नहीं था, वो यहाँ कूच कर दिए, और ममता बनर्जी ने कोविड के समय में उनका स्वागत किया, जबकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 80 लाख जो किसान है वो दूर रखे गए, उनका लाभ नहीं होने दिया। ये सब बड़े मुद्दे हैं, और पश्चिम बंगाल हो
या 3 राज्य और या पुडुचेरी। यहाँ की जनता बहुत समझदार है, जनता ही जनार्दन है और जनता आज सब फैसला करेगी, दूध का दूध और जहर का जहर अलग कर देगी। पर आप ये मानते हैं कि कांग्रेस एक आसान प्रतिद्वंदी है बजाय दूसरों के? देखिए, मैं आपसे यही कहूंगा, आज के जो आंकड़े आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, कांग्रेस पे समय नष्ट मत करिए। देश ने उन्हें खत्म कर दिया है, वो आज विचारधाराहीन पार्टी बन गई है। वरना पश्चिम बंगाल में वो किस तरह से, देखिए, लेफ्ट के साथ है और केरल में लेफ्ट के खिलाफ लड़ रही है। तो ये तो दिखाता है ना कि ये सिर्फ सत्ता की राजनीति और विचारधारा की नहीं। इसीलिए कांग्रेस पे समय नष्ट करना बिल्कुल नहीं करना चाहिए और गैर जिम्मेदाराना बयान, गैर जिम्मेदाराना रोल उनके लीडर द्वारा, यही हमने चुनाव नहीं, के पर समय में देखा। मैं ये कह रहा हूं कि ये आपके लिए मुश्किल होता चला जाएगा अगर कांग्रेस हर जगह से हटती चली जाएगी, क्योंकि कांग्रेस नहीं रहती है तो आपके लिए मुश्किल होता है। आप यूपी का एग्जाम्पल जरूर दे रहे हैं, लेकिन बाकी आप देखिए ना, ये आपके लिए मुश्किल होता चला जाएगा। अगर केरल में भी कोई, केरल में देखिए वहाँ लेफ्ट है तो वहाँ आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इधर एमके स्टालिन हैं तो वो सत्ता में आ रहे हैं। बंगाल में ममता बनर्जी काफी आगे चल रही हैं अभी आपसे रुझानों में, और असम है जहां कांग्रेस है वहां पर आपकी सत्ता की वापसी हो रही है, और ऐसा ही देश भर में बाकी राज्यों में भी दिखा है। किशोर जी, सबसे पहले तो मुश्किलों से भारतीय जनता पार्टी डरती नहीं है, हम टकराते हैं और मुश्किलों को हरा के विजयी होते हैं। दूसरी बात, विपक्ष मजबूत हो ये हम भी चाहते हैं, लेकिन विपक्ष मजबूत करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं हो सकती। और कांग्रेस पार्टी में जिस तरह की अपरिपक्वता देखी गई है, जिस तरह से देश का नुकसान करते हैं कांग्रेस के लीडर, मैं तो यही कहूंगा जो भी विपक्ष की जगह ले, क्योंकि वैक्यूम नहीं रह सकता है, वो जिम्मेदार विपक्ष हो जो जाने कि राष्ट्रीय हित के मुद्दों पे सत्ता पक्ष के साथ खड़े होने का मादा उसमें है। खैर, बहरहाल अभी फासला काफी होता हुआ, गौरव, दिनेश वार्ष्णेय साहब हमारे साथ बने हुए हैं। वार्ष्णेय साहब, बहुत लोग, मैं गौरव बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस की बात मत करिए, छोड़ दीजिए, लेकिन मैं फिर भी आपसे ये बात जरूर करूंगा क्योंकि बार बार उस आंकड़े पे नजर जा रही है कांग्रेस के, और ये दिख रहा है कि जो जो कांग्रेस के साथ गया वो डूबा। अब आप गए, आप भी डूबे। देखो किशोर, पहले बात तो ये है कि बीजेपी इस बात को मान ले कि इन 5 राज्यों में, बावजूद इसके कि पूरी सरकार, भारत सरकार, मोदी जी और अमित शाह साथ बंगाल और दूसरे राज्यों में बैठी रही 27 दिन तक, और कोरोना इतनी महामारी इतनी फैल गई कि हजारों लोग मर रहे हैं। ये बीजेपी, अमित शाह और मोदी जी की बहुत करारी हार है, सिर्फ पुड्डी चोरी को छोड़ के। और ये जनता ने इनको जवाब दिया है कि आपकी सिर्फ धर्म की राजनीति, क्षेत्र की राजनीति, फिरका परस्ती की राजनीति नहीं चलेगी। ये बात तो तय है। अब बात आती है लेफ्ट की और कांग्रेस के साथ जाने की। देखिए, इनका बीजेपी अपनी बात कर ले, इनका एडिशन क्या है? नागालैंड में इनका संस्करण देखिए बीजेपी का, दोनों ग्रुपों से इनका अलायंस था, तुम जीते तो तुम्हारे साथ, तुम जीते तो तुम्हारे साथ। दोनों ही भारत से अलगाव चाहते थे वो नागालैंड लोग, और अब इनकी उनसे बनती नहीं। त्रिपुरा में इनका आईपीएफटी से अलायंस हुआ, वो भी भारत से अलगाव चाहता था, उनका बंदा इन्होंने चीफ मिनिस्टर बना रखा है। आरएसएस और इनमें वहां पे जबरदस्त कंट्राडिक्शन से रोज झगड़े होते हैं। ये सिर्फ लेफ्ट को रोकने के लिए इनके अनहोली अलायंसेस इतने हैं, इनके फांसीवादी तत्वों के साथ इतने अलायंसेस हैं, इनके आतंकवादी तत्वों के साथ इनके अलायंसेस हैं। ये अपना संस्करण बताएं पूरे भारत में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या वामपंथियों का कोई ऐसा अलायंस बता दें जहां पे हमारा ऐसी बिखराववादी या अलगाववादी ताकतों से हमारा अलायंस रहा हो। इनका है। नहीं बात, अरे वो फिर आपके आईएसएफ के अलायंस की बात करेंगे, फिर फुरफुरा शरीफ के अलायंस की बात, नहीं बात वो नहीं है। बात मैं ये कह रहा हूं साहब, देखिए साहब, ऐसा है ना, जनता की नब्ज की बात है ना पकड़ने की। मेरा सवाल ये था कि कांग्रेस के साथ जाके आप जनता की नब्ज से और दूर हो रहे हैं। बिल्कुल नहीं दूर हो रहे। केरल में देख लो कहां दूर हो रहे हैं, तमिलनाडु में कांग्रेस, डीएमके और लेफ्ट एक साथ है, आगे जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? पीछे। हर एक जगह की अपनी अपनी स्पेसिफिसिटीज हैं, हर एक जगह की अपनी अपनी स्पेसिफिसिटीज हैं। अगर बंगाल में लॉस हो रहा है, तमिलनाडु का गठबंधन आप कांग्रेस का गठबंधन कैसे कह सकते हैं? वो डीएमके का गठबंधन है साहब। देखें तो फिर तमिलनाडु भी देखिए ना, तमिलनाडु भी उतना ही बड़ा स्टेट है तकरीबन। अरे देख रहे हैं, पर नहीं, तमिलनाडु में क्या कांग्रेस को कैसे श्रेय जाएगा? वहां तमिलनाडु में तो स्टालिन को जाएगा ना। कांग्रेस जरूर गठबंधन में है, लेकिन ये वो बहुत ही जूनियर पार्टनर है, माइनर पार्टनर है।
डीएमके, कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ है। आप मुझे बताइए, वहां पे आगे जा रहे हैं ना, तो आप सिर्फ बंगाल के एडिशन को मत देखिए, आप तमिलनाडु के एडिशन को भी देखिए, आप इनके बीजेपी के एडिशन को देखिए कि इन 5 राज्यों में कहां पे आगे हैं। असम में देखिए असम में सरकार बना रहे हैं। मैं गौरव भाटिया की तरफ से बोल रहा हूं, ये समझ लीजिए। मतलब उनकी तरफ से मुझे नहीं बोलना चाहिए, वो खुद ही बोल देंगे, लेकिन आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं इसलिए बता रहा हूं कि असम में सरकार बचा रहे हैं, अच्छे मार्जिन से बचा रहे हैं। बंगाल में 3 पर थे, अब 87 पर अभी आगे दिख रहे हैं। अभी और कई लगभग 50 सीटों के रुझान आने बाकी हैं। आप कहीं नहीं दिख रहे हैं जहां वहां आप सत्ता में थे। केरल में कोई बेस नहीं था उनका, अभी 4 सीटों पर आगे चल रहे हैं। पुदुच्चेरी में उस गठबंधन के साथ है एनआर कांग्रेस के, जो सत्ता में आ सकता है, ऐसा दिख रहा है। तमिलनाडु में जरूर वो उस गठबंधन में है जो नहीं आ रहा है। आपने पूछा बीजेपी कहां है, मैंने बताया यहां है। वाशने साहब बताओ ना बीजेपी कहां है? बंगाल में आ गई सरकार इनकी, तमिलनाडु में आ गई इनकी सरकार, सिर्फ असम में सरकार आ गई। ठीक है, ये फिर गौरव भाटिया को जवाब देने दीजिए। गौरव बताइए। मोदी हमेशा ऐसा है कि आधुनिक युग के धृतराष्ट्र आपके साथ बैठे हैं। किशोर जी, इनकी बातों का बिल्कुल बुरा मत मानिएगा। इन लोगों की दिनचर्या ही शुरू होती है भारतीय जनता पार्टी को कोसने। आपने हमसे प्रश्न किए, हमने आपको बताया क्यों भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर रही है। असम में दोबारा सरकार बन रही है, विकास हमने वहां किया। लुक ईस्ट प्रधानमंत्री जी की पॉलिसी रही, इसलिए पश्चिम बंगाल में कोई नहीं कह सकता कि 3 से आपका चैनल अभी रुझान में 87 सीटें दिखा रहा है। ये बड़ी है, पैसा लगा नहीं है, ये बहुत बड़ी एक लीप है। और हमें उम्मीद है कि हम सरकार पश्चिम बंगाल में भी बनाएंगे। मत भूलिए, दक्षिण भारत में पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी ने अपने वैचारिक पश्चिम वहां दिखा दिए हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। पुडुचेरी को ये लोग बात नहीं करना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया कि मेहनत करके किस तरह से आप अपनी विचारधारा से लोगों को जीत सकते हो। और केरल में भी आपने बताया, जहां हम लोगों के सीटें कम होती थी, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। रुझान में हमें सीटें भी दिखाई जा रही है, हम आगे चल रहे हैं 4 और 5। लेकिन सवाल तो इनसे पूछा जाना चाहिए, जहां इनकी सरकार 3 दशक से ज्यादा तक रही पश्चिम बंगाल में, वहां ये कांग्रेस की बैसाखियों के साथ खड़े हुए और जनता ने क्या किया? ना 1 में ना 13 में वो 1 सीट दिखाई दे रही है रुझान में। मेरे को विश्वास है वो 1 सीट भी रहेगी नहीं शाम तक। और ये केवल चिल्लाते रहेंगे, खोजते रहेंगे, अपने आप से सवाल नहीं पूछेंगे कि कोविड के समय में जब प्रधानमंत्री जी देश के नागरिकों की जान की रक्षा कर रहे थे, तब आप जहर फैला रहे थे, तथाकथित किसानों के साथ जहरीले नारे लगवा रहे थे। और इसीलिए आज जनता जब आपका रिपोर्ट कार्ड दिख रही है और एफ दे रही है, तो आप हमें कोस रहे हैं। अभी खबर ये कि तृणमूल कांग्रेस जो है, अभी तक के जितने रुझान आए हैं उसमें बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है। अभी सिर्फ 239 सीटों के रुझान आए हैं, अभी भी 40 से ज्यादा सीटों के रुझान आने बाकी हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस बहुमत के आंकड़ों को पार कर चुकी है, आंकड़े को पार कर चुकी है। 159 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस आगे, 89 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 159 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है, 89 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। फासला 250 सीटों के रुझानों में काफी हो चुका है। केरल में लेफ्ट जो है वो आगे चल रहा है और सरकार की वापसी होती दिख रही है। मैं रोक रहा हूं यहां पर क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जी कुछ कह रहे हैं, उनको सुनते हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि ममता जी ने भी कहा था कि 100 सीट नहीं आएगी, हम 100 सीट क्रॉस कर चुके हैं। नंदीग्राम को लेकर क्या कहें? शुभेंदु अधिकारी जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ममता जी हारेंगी। वहाँ कितने सीट का अनुमान है? पूरा कंफर्टेबल मेजॉरिटी सरकार बनाएंगे। कैलाश विजयवर्गीय अभी भी दावा करते हुए कि कंफर्टेबल मेजॉरिटी और सरकार बनाएंगे, लेकिन अभी बहुमत के आंकड़े को तृणमूल कांग्रेस रुझानों में पार कर चुकी है। 159 पर पहुंच चुका है तृणमूल कांग्रेस का आंकड़ा, 148 है बहुमत का आंकड़ा 294 में, जबकि अभी तो 292 के ही नतीजे आ रहे हैं आज। लेकिन इन 292 में
147 का आंकड़ा है बहुमत का और 159 पर पहुंच चुकी है तृणमूल कांग्रेस रुझानों में और बीजेपी अभी सिर्फ 90 पर है। 251 सीटों के रुझान आए हैं। कांग्रेस गठबंधन लेफ्ट के साथ सिर्फ एक सीट पर आगे और अन्य भी सिर्फ एक। बिल्कुल बायपोलर कॉन्टेस्ट है ये बंगाल में। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही मुकाबला दिख रहा है। इसी तरह असम में बीजेपी की सत्ता में वापसी साफ दिख रही है, 72 सीटों पर आगे। केरल में लेफ्ट गठबंधन की 92 सीटों के साथ जबरदस्त वापसी दिख रही है। जबरदस्त इसलिए क्योंकि केरल में वापसी होती नहीं है सरकार की, अभी तक कभी नहीं हुई। केरल में कभी भी सरकार की वापसी नहीं हुई है। जो भी मौजूदा सरकार रही है वो हारी है, फिर अगली बार वो लौट के जरूर आई है, लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस यूडीएफ कांग्रेस गठबंधन ये रहा है। एक पेंडुलम स्टेट कहा जाता था केरल को, कहा जाता था इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पेंडुलम स्टेट है। वहां लेफ्ट अपनी सरकार बचाने में ही नहीं बल्कि अच्छे तरीके से बचाने में कामयाब दिख रहा है लेफ्ट का गठबंधन। 160 सीटों पर बीजेपी माफ कीजिएगा तृणमूल कांग्रेस आगे। पश्चिम बंगाल में धीरे धीरे फासला जो है वो बढ़ता हुआ। वार्ष्णेय साहब, तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ आपने सिर्फ बीजेपी नहीं, आपने तो तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ भी चुनाव लड़ा ना, तो तृणमूल कांग्रेस की इतनी जबरदस्त बढ़त की वजह क्या मानते हैं आप? तृणमूल कांग्रेस की इतनी बड़ी बजट में आखिर के 3 पेजेस में जो कोरोना फैला उसका कारण है। एकदम उसके सपोर्ट में आ गई जनता, क्योंकि बीजेपी का फेलियर जबरदस्त है पूरे हिंदुस्तान में। ना ऑक्सीजन मिल रही है, ना बेड मिल रहे हैं, ना कुछ मिल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पल्ला झाड़ लिया, स्टेट गवर्नमेंट तो पल्ला झाड़ ही नहीं है। एक गवर्नमेंट है पूरे हिंदुस्तान में जिसने पल्ला नहीं झाड़ा जनता की सेवा में कोरोना पेंडेमिक में, दैट इज केरला गवर्नमेंट। बीजेपी वाले गौरव पाटिया कुछ भी कहते रहे, इन्होंने फायदा पहुंचाया उनको। ये नूरा कुश्ती लड़ने में शुरू से कह रहा हूँ, ये बात हर टेलीविजन में चल रहे होते थे इलेक्शन में अभी जब अनाउंस हुए थे कि बीजेपी और टीएमसी उत्तर पश्चिमी बंगाल में नूरा कुश्ती लड़ रही। नहीं तो इनके 18 एमपी है। किशोर भाई ये बता दो, ये 18 एमपी में कितने एमएलए जितने भी, इसमें से 10 और मरेंगे, इनके 10-15 और मरेंगे, अभी देखना। इसने इन्होंने फायदा पहुंचाया टीएमसी को, क्योंकि टीएमसी ने इनको 18 एमपी जितवा के पहले से ऐलान किया था कि चीफ मिनिस्टर हम रहेंगे, तुम्हारी 2-4 सीटें बढ़ा देंगे जिससे 1 आध राज्यसभा की सीट तुम्हारी बढ़ जाए, हम रहेंगे। लेफ्ट को नहीं आने देना। इनको लेफ्ट से सब बड़ा डर लगता है। आइडियोलॉजिकल चैलेंज बीजेपी को पूरे हिंदुस्तान में लेफ्ट ही दे सकता है, लेफ्ट या कांग्रेस को, और कोई नहीं दे सकता। गौरव साहब, मैं ये नूरा कुश्ती वाला सवाल नहीं कर रहा हूं आपसे। मेरा सवाल ये, एक वार्ष्णेय साहब ने कहा कि ये आखिरी के राउंड में जो कोरोना जिस तरीके से फैला और वो और बिल्कुल स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल ही कही जाएगी, उसका काफ़ी नुकसान हुआ आपको। वार्ष्णेय जी का कहना कि उसकी वजह से बंगाल में जो ये फासला है ये आखिरी के राउंड्स में ज़्यादा है। देखिए, सबसे पहले तो किशोर जी, अभी फेज बाय फेज कौन कितनी सीटों में आगे है इसका आकलन करने के बाद ही बयान देना उचित रहेगा। नहीं वो सही है। मैं ऐसे नहीं पूछ रहा हूं आपसे कि क्या आप मानते हैं कि इसका नुकसान हुआ होगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बिना आकलन किए मैं तो इस बात का जवाब नहीं दे सकता किशोर जी, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, कोविड में सभी नागरिकों का जीवन बदल गया पिछले 1 साल, और पूरे देश ने देखा, केवल ये 4 राज्य जहां चुनाव हुआ है, एक यूनियन टेरिटरी ने नहीं, पूरे देश ने देखा किस तत्परता से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने, भारत ने ये लड़ाई लड़ी है, और हमें विश्वास है हम कोविड को परास्त भी करेंगे। सवाल तो उनसे पूछे जा रहे हैं जिन्होंने केवल नकारात्मक राजनीति करके वैक्सीन खराब है मत लगाओ, जिन्होंने कहा कि ये क्या कर रही है मोदी जी की सरकार, जबकि हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, अपने प्रदेशों में बुरा हाल हो गया, महाराष्ट्र इसका उदाहरण है। तो इस तरह की राजनीति की ही शिकस्त तो होगी, और कोविड में जो अच्छा कार्य कर रही है सरकार और अभी भी कर रही है वो हम जारी रखेंगे। लेकिन ये कहना कि 3 फेज में भारतीय जनता पार्टी ने नहीं अच्छा किया बिना आंकड़ों को देखे, बिना उनका अध्ययन करे, ये बिल्कुल उचित नहीं होगा। और ये लेफ्ट इज लेफ्ट आउट, लेफ्ट हैज बीन लेफ्ट आउट, इसीलिए उनका दर्द इस तरह के बयानों से बाहर आ। जी खैर, ये फिर अभी हम देख रहे हैं जो भवानीपुर के आंकड़े हैं। भवानीपुर वो सीट जहां से ममता बनर्जी पहले लड़ा करती थी, पिछली बार भी वहीं से विधायक थी, वहां पर तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है, जबकि नंदीग्राम में ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं। मतलब जो सीट वो छोड़कर गई
वहां पर तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है और खुद वो जिस सीट पर गई शुभेंदु अधिकारी से लड़ने के लिए, वहां वो शुभेंदु अधिकारी से पीछे चल रही है। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, लेकिन किसी भी राउंड में एक मुख्यमंत्री के पीछे चलना ये अपने आप में बड़ी बात है, अपने आप में बड़ी बात है। तो ये आकलन उनका उल्टा पड़ गया गौरव जी। देखिए, इसकी वजह है जब वो लड़ती थी भवानीपुर से तो उनका विक्ट्री मार्जिन कम होता जा रहा था। जहां वो 30,000 से जीती थी, वहां लोकसभा चुनाव में उनकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में केवल 3,000 का मार्जिन था और वो जान गई थी कि वो हारने जा रही हैं, इसीलिए वो नंदीग्राम गई। और नंदीग्राम में याद रखिए किशोर जी, एक सिटिंग मुख्यमंत्री एक पोलिंग बूथ पे 2 घंटे बैठा रहे केवल इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के वोट ज्यादा पड़ रहे हैं और उसे कैसे रोका जाए। उनको आभास हो गया था कि वो हारने जा रही हैं और बौखलाई हुई। उन्होंने हर जगह इस तरह के बयान दिए कि आप पैरामिलिट्री फोर्सेस का घेराव करो। खुद पोलिंग बूथ में 2 घंटे बैठ गई। राष्ट्र के लिए उन्होंने नाटक किया। हमने देखा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तक कहा कि उन पे कोई हमला नहीं हुआ। तो इसलिए स्पष्ट था, वो जानती थी कि वो नंदीग्राम से भी हार रही है। और हमने हमेशा कहा 2 मई दीदी गई। आज भी हमें विश्वास है कि 2 मई से पश्चिम बंगाल के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी, जो विकास की होगी, जो एकजुटता की होगी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नहीं, खैर दोपहर तक तो आप ये बोल सकते हैं, लेकिन अभी तक रुझानों में ऐसा दिख नहीं रहा कि वो गई। वो ऐसा लग रहा है कि उनकी वापसी ही हो रही है। दोपहर तक ये जरूर कहा जा सकता है। बहरहाल कैलाश विजयवर्गीय ने जो कुछ देर पहले दावा किया था वो भी एक बार फिर सुन लेते हैं। जल्दबाजी होगा कुछ भी कहना, क्योंकि इस बार राउंड काफ़ी ज़्यादा है और इसलिए शाम तक ही स्थिति स्पष्ट होगी। पर हम 3 से प्रारंभ हुए थे और हमें चुनौती ये दी गई थी कि 100 सीट भी नहीं आएगी। हमने 100 का आंकड़ा पार कर लिया और हम आगे बढ़ रहे हैं और अब मैजिक नंबर है वो भी पार करेंगे। ममता जी ने भी कहा था कि 100 सीट नहीं आएगी, हम 100 सीट क्रॉस कर चुके हैं। नंदीग्राम को लेकर क्या कहें, शुभेंदु अधिकारी जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ममता जी हारेंगी। वहाँ कितने सीट का अनुमान है पूरे आज? कंफर्टेबल मेजॉरिटी सरकार बनाएंगे। गौरव भाटिया जी, ये बताइए कि शुरुआती राउंड्स हैं ये बंगाल में, तो आप बोल रहे हैं शुरुआती, तो ऐसे तो फिर असम में भी शुरुआती है, असम में पलट सकता है फिर कि नहीं पलटेगा? असम में नहीं पलटेगा लेकिन बंगाल में पलट जाएगा, ऐसा क्यों? नहीं, इसलिए कि मैं देखिए खुद 1 महीना असम में रहा, वहां कैंपेन भी कर रहा था। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी थी वहां मैं उसका पूरी तरह से कोशिश कर रहा था पार्टी को मजबूत करूं। मैं आपको एक बात बता दूं, असम में फर्क क्या, सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में जो सरकार वहां थी उसने विकास किया, बहुत अच्छी छवि थी उनकी। वहां पे आपने देखा चुनाव में कोई हिंसा नहीं हुई थी। वहां आपने देखा कोई ऐसे बेतुके बयान मुख्यमंत्री ने नहीं दिए थे। और ठीक है, जो बात हम पश्चिम बंगाल के लिए कहते हैं वो असम के लिए भी आप लागू करिए। अभी ये रुझान है, लेकिन ये यकीन तो हमें है ही ना कि असम हो चाहे पश्चिम बंगाल हो, हम लोग पूरी तरह से पूर्ण बहुमत की सरकार दोनों जगह बनाने जा रहे हैं। पुडुचेरी में भी हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमें यकीन है कि इन 3 प्रदेशों में तो हमारी सरकार बनेगी। या इन 3 प्रदेशों में आपकी जो सरकार का आप दावा कर रहे हैं उनमें 2 में तो रुझानों में आप आगे चल रहे हैं। फिर चलते हैं नीरज के पास, कांग्रेस दफ्तर। नीरज, क्या हो रहा है वहां पर? किशोर, सन्नाटा पहले से भी ज्यादा हो गया है अब तो, क्योंकि चुनाव के नतीजे आ गए हैं। कुछ कार्यकर्ता यहाँ थे वो भी चले गए हैं, लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है, विपक्ष की जीत हो रही है। बीजेपी का जो विपक्ष है चुनाव में उसकी जीत हो रही है, चाहे तमिलनाडु की बात करें, चाहे केरल की बात करें, चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें। लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी की हार हो रही है। केरल में कांग्रेस हार रही है, असम में कांग्रेस पार्टी की हार हुई, बंगाल में कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट गठबंधन की बुरी स्थिति है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए किशोर एक अपने आप में मंथन करने का दौर है। आखिर क्यों ऐसा राज्य जो जहां 5-5 साल में सत्ता का परिवर्तन होता है, वहां वो इस बार के चुनाव में भी पिछली बार की तरह ही नतीजे हैं। तो कांग्रेस के लिए मंथन का वक्त है। और लेफ्ट के नेताओं से अब से थोड़ी देर पहले बात हुई किशोर, उनका कहना है कि कैप्टन की भूमिका में पिनरई विजयन थे और उन्होंने जिस तरह से पिछले 5 साल में सरकार चलाया है केरल में, उसी का नतीजा है कि कांग्रेस की ये दुर्दशा है और लेफ्ट पार्टी वहां दूसरी बार लगातार सत्ता में वापसी कर रही है।
ये मजबूत क्षेत्रीय चेहरों की जो बात है ये शायद आगे भी की जाएगी आज के बाद। अब से 2024 की तरफ जब हम बढ़ेंगे, मैं दिनेश जी के पास जाऊंगा। वार्ष्णेय साहब, मजबूत क्षेत्रीय चेहरे पिनरई विजयन, एमके स्टालिन, ममता बनर्जी, ये 2024 की तरफ जब बढ़ेगा देश, 2024 के अगले लोकसभा चुनाव की तरफ, ये जो मजबूत क्षेत्रीय चेहरे हैं ये मिलकर बीजेपी को चुनौती देंगे या मिल पाएंगे? देखिए, जो देश के प्रबंधन में, देश को चलाने में जो राजनीति और जो विकास के क्रम और जो भलाई के क्रम होने चाहिए वो नहीं हुए। अगर ईमानदारी से मुझसे पूछे तो मुझे नहीं लगता कि 2024 में चाहे वो क्षेत्रीय चेहरे हो या अदरवाइज हो, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे तो बीजेपी सरकार में आएगी। जनता त्राही कर चुकी है पेंडेमिक के कारण, कोरोना महामारी से जनता बहुत परेशान है, ना सिर्फ दिल्ली, पूरे हिंदुस्तान में। और जो गौरव भाटिया कह रहे हैं साहब, उनके नेतृत्व में हमने बहुत बड़ा किया। जरा ये बता दें कि इन्होंने राज्यों को पेंडेमिक में क्या दिया। वैक्सीन के फ्रंट पे ये फेल, आईसीयू बेड्स के फ्रंट पे ये फेल, ऑक्सीजन के फ्रंट पे ये फेल। मुझे ये बताइए, जितने भी मेडिकल फैसिलिटीज हैं उनके उसमें ये फेल। एक नया मेडिकल सरकारी कॉलेज इन्होंने पूरे देश में नहीं खोला 7 साल। डॉक्टरों का पर कैपिटा रेशियो बहुत पुअर हो गया देश में। मुझे ये बताइए कि इन्होंने किया क्या, इन्होंने क्या किया, मुझे बताएं। इकोनॉमी वो फेल, इकोनॉमी का ढामाडोल हो रखा है। सोशल फ्रंट पे वो फेल, शिक्षा का ये निजीकरण कर रहे हैं, देश को ये बेच रहे हैं, बैंक बेच दो, एयर इंडिया बेच दो, सब कुछ बेच दो। 70 साल में जो देश की जनता के पैसे से बना उस सबको ये बेच रहे हैं। मैं कैसे मान लूं कि ये सरकार जो देश की भलाई के लिए बात देखिए साहब, भलाई तो एक परसेप्शन वाला क्वेश्चन है ना। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, एक सिस्टम जो है इस देश में वो ये है कि आपको अगर देश में कुछ करना है, कुछ बदलना है, तो आपको सत्ता में आना होगा। सत्ता में आने के लिए आपको इलेक्शन जीतना होगा। इलेक्शन जीतने के लिए आपको लोगों को अपनी बात मनवानी होगी। वो तो करना पड़ेगा ना विपक्ष को। आंकड़े देखिए, खेल तो आंकड़ों, देखिए खेल, आप इसको, मैं खेल शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन ये पूरी बात तो, सिस्टम तो हमारा आंकड़ों से ही चलता है ना। इलेक्टोरल अरिथमेटिक, ये जो है डेमोक्रेसी है ना, अरिथमेटिक है ना इसमें। ये अरिथमेटिक कैसे बनाएंगे आप बीजेपी के खिलाफ, ये पूछ रहा हूं मैं। देखो किशोर भाई, देखिए आप, अरिथमेटिक बन तो रहा है ना। केरल में जो पेंडुलम स्टेट आप कुछ कह रहे थे, इस साल नहीं है। हमारा बहुत अच्छा, मैं बीजेपी के खिलाफ बोल रहा हूं साहब, वो आपने कांग्रेस के खिलाफ अरिथमेटिक बनाया, ठीक किया। मैं कह रहा हूं सत्ता में जो बीजेपी सेंटर में, उसके खिलाफ नेशनली अरिथमेटिक कैसे बनेगा? पूरा तो सुनिए, तमिलनाडु में आप देख लीजिए, वहां पे सरकार इनके खिलाफ बनेगी। बीजेपी की सरकार नहीं आएगी जो इनको ये सपोर्ट करती है, जिसमें घुस के अंदर घुस के चोट मारना चाह रहे थे बीजेपी की राजनीति, वहां तमिलनाडु की राजनीति। आसाम के भी रिजल्ट आने दीजिए, इनकी कुटाई वहां भी हो रही है, इनकी वोटिंग परसेंटेज घट रही है, मैंने अभी चेक किया। इसके बाद इनकी बंगाल में ये देख लो 18 एमपी, और ये कहां जा रहे हैं? मुझे बताओ ना, ये कहां पे सफल है इन 5 राज्यों में? पूरे देश में टोटल। मैं भाई साहब आपसे पूछ रहा हूं, आप सब लोग मिलके कैसे मुकाबला करेंगे बीजेपी का? पहली बात तो आप सब लोग मिलेंगे क्या? हमें धीरे धीरे जनता समझेगी, और इस पेंडेमिक के बाद तो सब समझ गए कि ये सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं। धर्म की राजनीति से बंदों को रोटी नहीं मिलने वाली, बंदों को ऑक्सीजन नहीं मिलने वाली, आईसीयू बेड नहीं मिलने वाला, शिक्षा नहीं मिलने वाली। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि साहब, लेफ्ट, देखिए आप लेफ्ट तो सीधी देश राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को चुनौती नहीं दे सकता, आप भी मानते हैं, सब मानते हैं, हकीकत है ना। तो एक आपको लोगों के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, केरल में आप मजबूत हैं आज की तारीख में, और केरल में पिनरई विजयन साहब ने किया, अच्छा किया, लेकिन आपको राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती देने के लिए बीजेपी को दूसरी पार्टियों के साथ जाना पड़ेगा। आप जाएंगे ममता बनर्जी के साथ, आप जाएंगे नवीन पटनायक के साथ, ये पूछ रहा हूं मैं। और क्या ये सब लोग मिलके, नवीन पटनायक, ममता बनर्जी, चाहे एमके स्टालिन, ये सब लोग मिलके, और उधर कांग्रेस के भी जो क्षेत्रीय नेता हैं, कैप्टन अमरिंदर हैं, अशोक गहलोत हैं, मुख्यमंत्री हैं वो, इधर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल हैं, ये सब मिलके, आप सब लोग मिलके चुनौती देंगे? हाँ, दे सकते हैं। देखिए, हमारा जो वामपंथी पार्टियों का पहला स्टैंड है कि बीजेपी और फांसीवादी ताकतों को हराने के लिए जनवादी और वामपंथी ताकतों को एक होना चाहिए, और उसमें हमारा स्टैंड। ये कांग्रेस को सोचना होगा
कि अन्य राज्यों में वो साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। ये नहीं कि जहां पे वो कमजोर है वहां पे वामपंथियों के साथ आएंगे, जहां पे मजबूत है नहीं होंगे। ये नहीं होना चाहिए, ये हमें सोचना होगा। ममता बनर्जी के साथ जाएंगे आप ममता बनर्जी के साथ जाएंगे सकते। त्रिपुरा में अलगाववादी ताकतों के साथ बीजेपी चली गई, हम तो वो नहीं कर सकते। हम आइडियोलॉजिकली देशभक्त हैं। ये तो झूठे देशभक्त हैं बीजेपी वाले। नहीं, आप ममता बनर्जी के साथ जाएंगे, आप ममता बनर्जी को समर्थन देंगे? ना ये थे ना ये हैं, ये प्राइवेट कैपिटल के आदमी हैं, ये प्रॉफिट कैपिटल के आदमी हैं। अच्छा चलिए ये मैं रिजल्ट हब जा रहा हूँ अभय उपाध्याय के पास। अभय, क्या खबर है? हाँ, अभी केरल से जो अपडेट आ रहा है किशोर, उसमें हमने देखा था कि एलडीएफ तो खैर अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो क्लियर कट मेजॉरिटी की तरफ बढ़ रही है, लेकिन एनडीए जो है, बीजेपी अभी थोड़ी देर पहले 4 सीटों पर आगे चल रही थी, हालांकि उसमें भी एक फेरबदल था और इसमें अभी पिछली जो लीड आई थी उसमें त्रिशूल से एस गोपाल आगे चलने लगे थे। अभी फिर से एक बार लीड उनकी कम होकर 2 पर आ गई है। तो ये जो बीजेपी की लीड ऊपर नीचे हो रही है, इसके बारे में और एलडीएफ का जो परफॉर्मेंस रहा है उसके बारे में निमिष से पूछते हैं। ये न्यूज़ 18 केरला से सीनियर जर्नलिस्ट है हमारे साथ और वहाँ के अपडेट पर नजर रख रहे हैं। निमिष, व्हाट एग्जैक्टली मेड एलडीएफ to repeat the history by, because it seems that the trend continues. It is going to form the government. When we are looking at the reports so far, and we are getting that 94 seats are secured by the LDF government, and leading seats were 94, and UDF is only able to get 42 seats only, and the NDA is focusing to have 5 to 10 seats, but they are getting lead 3 seats only. But we can see that there will be a history changer, that no changing trend in the Kerala. LDF will remain their power. And what has been the main reason behind this? Because as per the trends, one time it was LDF, next time it was followed by UDF. But last 5 years, the LDF faced many problems like flood, that's COVID virus, Nipah virus, and they faced very well. And the opposition doesn't have that power to oppose that the formulas that implemented by the LDF. So UDF is so far low profile, and the LDF is our leading. किशोर, तो इनका ये कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी को तो उम्मीद थी कि शायद डबल डिजिट में पहुंच जाए, लेकिन वो सपना भी उसका पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वैसे नेमम में उनकी लीड बनी हुई है, वहां से श्रीधरन अभी भी आगे चल रहे हैं पलक्कड़ से, तो ये थोड़ी सी राहत की बात हो सकती है बीजेपी के लिए। एलडीएफ के साथ वहां पर जीतने की एक वजह है कि जिस तरीके से कोविड मैनेज किया, और जैसा निमिष बता रहे, एक और बड़ी बात है, अपोजिशन वहाँ उसी तरीके से कमज़ोर साबित हुआ जैसे कि दीगर जो राज्य हमारे दूसरे राज्य में हो रहा है। तो ये एक वजह रही कि एलडीएफ हिस्ट्री क्रिएट करने जा रही है, और यूडीएफ जिसमें एक बहुत बड़ा घटक कांग्रेस का है, उसको साफ नुकसान होता नजर आ रहा है। जी हाँ, कांग्रेस को वहाँ केरल में जो इतिहास की बनने की इतिहास बरकरार रहने की उम्मीद थी, जैसा इतिहास रहा है, पेंडुलम स्टेट रहने की उम्मीद थी, वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। नया इतिहास लिख रहे हैं पिनरई विजयन, जो 93 सीटों पर केरल में लेफ्ट फ्रंट आगे चल रहा है 140 में। साफ दिख रहा है कि वापसी लेफ्ट फ्रंट की वहाँ होती हुई वहाँ पर ये रुझान पलटना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि छोटी छोटी विधानसभाएं हैं, वहाँ राउंड्स भी हो चुके हैं, लेकिन वहाँ उतनी लंबी नहीं चलने वाली काउंटिंग जितनी बाकी विधानसभा क्षेत्रों में देश भर में हो रही है काउंटिंग, वो चलने वाली है। उधर बीजेपी की सत्ता में वापसी असम में साफ दिख रही है, और डीएमके का अच्छा प्रदर्शन, डीएमके गठबंधन का अच्छा प्रदर्शन तमिलनाडु में भी दिख रहा है। एक बात गौरव साहब, बीजेपी अब तो काफी फासला हो गया। देखिए ये ठीक है, अभी आप कहेंगे कि अभी तो हमें शाम तक इंतजार करना है, लेकिन 173-90 का फासला काफी है। अच्छा प्रदर्शन है बीजेपी का, तो कोई दो राय है ही नहीं उसमें, क्योंकि 3 पे थी और अब बिल्कुल मुख्य विपक्षी दल मुख्य विपक्षी दल ही लग रहा है अभी तो, पर मुख्य बहुत बड़ी चुनौती दी तृणमूल कांग्रेस को, लेकिन 173 पर तृणमूल कांग्रेस आगे, बीजेपी सिर्फ 90 पर आगे। ये बिल्कुल वैसा होता दिख रहा है जैसा, आपको अच्छा नहीं लगेगा मैं कहूंगा, लेकिन बिल्कुल वैसा जैसा प्रशांत किशोर ने कहा था कि ये 100 का आंकड़ा पार करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। किशोर जी, बहुत आदर से एक बात कहूंगा, हम लोग भी फॉलो अप कर रहे हैं। करीब 4-5 जगह पे, हर जगह पे बीजेपी का आंकड़ा 115 और ऊपर। मैं नाम भी ले सकता हूं, बट ठीक है, चलिए अच्छा, चलिए मान ली आपकी बात मान ली, चलिए हो सकता है आप 115 पर पहुंच जाए, लेकिन 115 पर तो सरकार नहीं बनती ना। 256 सीटें जो है उनके रुझान आए हैं, तब ये मैं बता रहा हूँ। और आप भी ये मानते हैं कि अभी अगले 2 घंटे 3 घंटे में
स्थिति स्पष्ट होने लगेगी। जी, क्योंकि बिल्कुल जो मानता हूं। लीड है वो या तो बहुत बढ़ जाएगी और कौन सी सीट कौन जीता है पता चलने लगेगा। नहीं, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वो बिल्कुल संभव है, लेकिन अभी बहुत बड़ा फासला है। किशोर जी, मैं अपनी बात पूरी करूं। देखिए, मैं बिल्कुल एक बात स्पष्ट बता दूं, जमीन से जो हमें फीडबैक आया है, हमारे नेता कैलाश विजयवर्गीय जी का भी आपने अभी बयान चलाया, हमें ये विश्वास है कि इस चुनाव के नतीजे के बाद बहुत से ऐसे रणनीतिकार हैं जिनको रणनीतिकार नहीं कहा जाएगा। ममता बनर्जी को भी एक बड़ा सबक मिलेगा और बहुत ही मर्यादा पूर्वक मैं ये बात कहूंगा। क्योंकि पश्चिम बंगाल में अगर आप एक सवाल पूछ ले कि क्या इंडस्ट्री आई, क्या विकास हुआ, कोई नहीं बता पाएगा। दूसरी बात, लेफ्ट से अभी आप बात कर रहे थे, पिछले चुनाव में अगर मेरी जानकारी सही है, लेफ्ट की करीब 34-35 सीटें थी। आप बताइए, 34-35 सीटें तब थी जब कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़े थे। आज एक सीट पे आ गए, लेकिन उनकी चर्चा का भाव क्या है? भारतीय जनता पार्टी खराब कर रही है, भारतीय जनता पार्टी। मैं इतना ही कहूंगा, अपने घर में आग लगी हुई है, कुछ बचने नहीं वाला, इज्जत का आपकी फजीहत हो रही है और आप दूसरी पार्टी की बात कर रहे हैं। आप अपने घर की चिंता करिए। और जहां तक विचारधारा की बात करी, मैं पुनः कहूंगा, कांग्रेस और लेफ्ट, ये लोग अगर पश्चिम बंगाल में एक साथ आते हैं तो कैसे केरल में एक दूसरे के खिलाफ लड़ सकते हैं? ये अपने आप में दर्शाता है कि अगर विचारधारा वाली पार्टी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और इसीलिए हर प्रदेश में हमारे जो वैचारिक इन्फ्लुएंस है वो बढ़ रहा है, ये स्पष्ट है। आप कोई प्रदेश ले लीजिए, हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ रहा है, सीटें भी बढ़ रही हैं। चलिए एक दूसरे आंकलन की मैं बात करूं आपसे। मैंने शीशिश बिजोरिया साहब से यही सवाल पूछा था। ये देखिए, है तो ये आंकड़े ना, है ये इलेक्टोरल, इसमें आंकड़ा, जादुई आंकड़ा आपको छूना है तभी आपकी सरकार बनेगी, यही सिस्टम है हमारा और यही हम पूरे देश में चलता है। अब बंगाल में अरिथमेटिक आपके खिलाफ था, ये कई विश्लेषक शुरू से कह रहे थे कि साहब इसलिए खिलाफ था क्योंकि आप बंगाल के बड़े ऐसे इलाके में मजबूत दिखे, कई जिलों में मजबूत दिखे, लेकिन उन इलाकों में सीटें कम थी और जिन इलाकों में तृणमूल कांग्रेस मजबूत है उन इलाकों में सीटें ज्यादा है। जैसा ये बार बार गुजरात से कंपेयर किया जाता है। गुजरात में भी ऐसा, जब इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन में लोग गए, पूरा गुजरात घूमे, बोले साहब कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है, कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका था जहां कांग्रेस मजबूत दिख रही थी और बीजेपी कम इलाके में मजबूत दिख रही थी। लेकिन जिस इलाके में बीजेपी मजबूत दिख रही थी और थी, वो उन इलाकों की सीटें बहुत ज्यादा थी। अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा, सूरत, ये शहरी इलाके, इसी से बहुत बड़ा मार्जिन आपने ले लिया और फिर बाकी कांग्रेस पीछे रह गई। यही बात बंगाल में कि 23 जिलों में 15 जिलों में बीजेपी मजबूत दिख रही थी, लेकिन उन 15 जिलों की कुल मिला के सीटें ही 94 और बाकी 200 सीटें सिर्फ 8 जिलों में, और वहां पर टीएमसी का जोर, और वही दिख रहा है। इससे आप सहमत हैं? देखिए किशोर जी, एक जिले में कितनी सीटें होंगी, ये किसी भी चुनाव को लड़ने का कोई तरीका नहीं होता है। और नहीं, मैं ये नहीं कह रहा लड़ने का तरीका। नहीं, मैं फिर से आपसे वही सवाल करता हूं। मैं ये नहीं कह रहा लड़ने का तरीका। मैं ये कह रहा हूं कि देखने में जब पूरे बड़े एरिया में एक पार्टी दिखती है और छोटे एरिया में दूसरी पार्टी दिखती है, लेकिन उस छोटे एरिया में अगर सीटें ज्यादा हैं तो अरिथमेटिक उसके खिलाफ हो जाता है। अभी देखिए, हुगली इलाके में, कोलकाता और आसपास हुगली, अब हुगली में 18 में से 16 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है, तो 16 तो वहीं से ले ली। ऐसे कर करके हर कई जिलों में, तो जो दिख रहा था कि बहुत बड़े एक्सपेंस में आप आगे हैं, उस बड़े एरिया में सीटें कम थी। नहीं किशोर जी, हो सकता है जो आकलन आप कर रहे हैं वो अपने तरीके से ठीक हो, लेकिन अभी जो जैसे रुझान है 100 सीटों के आसपास जो है बढ़त है, 86 आपका चैनल दिखा रहा है, तो क्या ये कहा जा सकता है कि पैन वेस्ट बंगाल भारतीय जनता पार्टी का इन्फ्लुएंस नहीं है? नहीं कहा जा सकता। ये कहा जाएगा कि भाई पूरे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी ताकत बन के उभरा है। बिल्कुल कहा जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं? जी बोलें। हाँ, और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछली विधानसभा में हमारी 3 सीटें, तो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की जनता बदलाव तो मांग ही रही है ना। अब तो ये शाम को पता चलेगा कि सरकार किसकी बनेगी, हमें यकीन है हमारी बनेगी, लेकिन बदलाव तो आया। ममता बनर्जी सिकुड़ी, भारतीय जनता पार्टी ने
अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाया है और एक मजबूत पार्टी बन के वहां उभरी है। क्योंकि आप बताइए, लेफ्ट कांग्रेस की कोई बात भी नहीं कर रहा, ममता बनर्जी की बात कम हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की बात पश्चिम बंगाल में ज्यादा हो रही है। नहीं, हम कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं, आप बात मत करिए, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप सही कह रहे हैं कि मतलब लेफ्ट कांग्रेस का वजूद दिख नहीं रहा है, आप ये बाइपोलर हो गया है। ये तो बिल्कुल सही, तो आंकड़ों में दिख रहा है, आपको कहने की भी जरूरत नहीं है। लेफ्ट और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसमें सिर्फ एक ही सीट पर वो आगे चल रहे हैं। ये बाइपोलर जरूर हो गया है, आप बहुत मजबूत हुए हैं, लेकिन मजबूत विपक्ष बन के उभर रहे हैं, सरकार बनाने वाली स्थिति में अभी नहीं दिख रहे। लड्डू खिलाएंगे हम आपको शाम को, चिंता मत करिए किशोर जी साहब। वो तो अभी देश में माहौल ऐसा नहीं है लड्डू खिलाने विलाने का। लड्डू हम तब खाएंगे जब कोरोना काल चला जाएगा, वो भी खत्म होगा, वो भी एक हाँ। वो भी जीत होगी भारत की। और उसकी एक वजह है, मैं बता दूं आपको, जिस ईमानदारी से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी साथ आ रहे हैं, आर्मी लगी हुई है, आप जैसे निर्भीक पत्रकार भी हैं, हमारे देश को कोई परास्त नहीं कर सकता। इसी यकीन से कोविड को पर मुसीबत तो है ना, देखिए मुसीबत तो है, मुसीबत है प्लानिंग में गड़बड़ी हुई, अनुमान में गड़बड़ी हुई। मैं ये नहीं, अनुमान और देखिए साहब, जो सत्ता में है उसी को ये कहा जाएगा ना कि आपने अनुमान क्यों नहीं लगाया। विपक्ष को तो नहीं बोलेंगे कि साहब आपने अनुमान क्यों नहीं लगाया, विपक्ष तो कह रहा है हमने तो अनुमान लगाया था। वो उनकी बात छोड़िए, मैं जब कोरोना का तो आप ही से पूछा जाएगा ना, जब आप सत्ता में मैं इस पे अगर आप मुझे 1 मिनट का समय दें। हाँ बोलें। देखिए किशोर जी, ये गलती हर जगह होती है कि आदमी कहता है जो सत्ता में है उससे पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। हाँ। लेकिन प्रदेश की सरकारों में जो सत्ता में है वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं कि वो साथ में चले। और 1 मिनट, ये जो 4 प्रदेश है, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, हमने क्या क्या किया। असम में केंद्र सरकार ने 1000 वेंटिलेटर देना, केरला में 480 वेंटिलेटर, तमिलनाडु में ऐसा है 1450 वेंटिलेटर, N95 मैं ये कह नहीं रहा कि आप नहीं कर रहे हैं, ये सब हर प्रदेश में जा रहा है। 16 करोड़ वैक्सीन जो गई है विभिन्न प्रदेशों में, क्या ये एक बड़ा कदम नहीं है सही दिशा की तरफ कि हम नहीं? तो ये सवाल ये नहीं है कि आप बड़े कदम क्यों उठा रहे। सवाल ये था, और बात यहां से शुरू हुई थी इस वाले मुद्दे पर जो आपने बताया, वो ये कि अनुमान लगाना भी काम था ना सरकार का, और अनुमान करने का कि भाई ये अगर सीरियस दिख रहा है केस, ये बढ़ता हुआ दिख रहा है, दूसरी लहर आती हुई दिख रही है, वो अनुमान सही नहीं गया तो गलती हो जाती है, हुई है। किशोर जी, मैं आपकी इस बात को सिर्फ आगे बढ़ाते हुए कहूंगा कि इतनी बड़ी सुनामी आएगी कोविड की, इसका अनुमान शायद किसी ने भी नहीं लगाया। नहीं सही है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल उसके बिल्कुल सही बात है। इस देश ने मजबूती से कोविड का सामना किया है और हमें यकीन है कि हम इसको परास्त करेंगे। और उसकी वजह क्या है, प्रधानमंत्री जी रोज आप देखिए बैठक का दौर चल रहा है। जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी बैठक कर रहे हैं, वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि चाहे दवाई हो, अस्पताल में बेड हो, इसकी पर्याप्त मात्रा में हर नागरिक को अगर कोई इस बात की आलोचना करेगा कि साहब आपका अनुमान आप नहीं लगा पाए, दूसरी लहर इतनी खतरनाक होगी, उसके बारे में जो वार्निंग्स दी जा रही थी उनको नहीं सुना गया, या उसके बावजूद इलेक्शंस पे ज्यादा जोर दिया गया, तो ये आलोचना गलत है। किशोर जी देखिए, आलोचक जो होगा वो आलोचना करता रहेगा। ये देश 2 तरह के राजनीतिक दलों को देख रहा है और नागरिकों को भी। एक वो है जो दिन रात एक कर रहे हैं, जान बचाने के लिए तत्परता से लड़े हैं, बेहतर स्थितियां पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा वो है जो केवल कमियां बता रहा, वो नकारात्मक बात कर रहा है। अगर 100 जिंदगी बचाई जाए तो ये नहीं कहेगा कि 100 जिंदगी बचाई गई, वो कहेगा कि ये बुरा क्यों हुआ। और मैं केवल इतना कहूंगा, जब इतिहास लिखा जाएगा तो उनको ही याद किया जाएगा जिन्होंने सकारात्मक कदम उठाए, चाहे छोटे चाहे बड़े। जो लोग केवल आग लगाते रहे और आग में घी डालने का काम करते रहे, वो कहीं ना कहीं देश नहीं साहब, लेकिन देखिए आग लगाने और आग में घी डालने की बात नहीं है। माफ कीजिएगा, मैं इलेक्शन से हट के इस पे आ रहा हूं क्योंकि आप कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मैं ये कह रहा हूं कि नहीं ये बात आग लगाने और उसकी नहीं है बात। देखिए मुसीबत में देश है, लोगों को मुसीबत हो रही है, जगह जगह कई चीजों की कमी हो रही है, तो लोगों का सवाल, लोगों का गुस्सा, लोगों की आलोचना, विपक्षियों को छोड़ दीजिए,
वो सरकार के प्रति ही होगी। तो जब क्रेडिट हर चीज का, या कोरोना पे जब ऐसा लगा था कि नहीं हमने एक अच्छी जीत पाली है, तो वो क्रेडिट भी तो आप ही को गया था ना साहब। तो जब क्रेडिट आपको जाएगा तो आलोचना भी आप ही की होगी ना। किशोर जी, मैं फिर से एक बात कहूंगा आपसे। मैंने जो बात करी, मैंने राजनीतिक दलों के जो महत्वपूर्ण भूमिका है उस पर बात करी कि आप नकारात्मक नहीं हो सकते। जहां तक नागरिकों की बात है, किसी ने अपना परिजन खोया है, तकलीफ हो रही है, ये हम सब जानते हैं, तो उनका गुस्सा और आक्रोश हो सकता है, लेकिन हमें ये सुनिश्चित करना है कि उनको कैसे मरहम लगाएं, उनका दर्द कैसे बांटें। और जिम्मेदारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों की है। इस वक्त समय नहीं है राजनीति करने का कि ये बीजेपी का टीका है। ये कह देना कि देखिए हमें ऑक्सीजन देखिए मैं वो राजनीति की बात ही नहीं कर रहा। आप जो कह रहे हैं ना, आप जो कह रहे हैं, ये ओछी राजनीति नहीं होगी। नहीं चलिए, वो जो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कैसी राजनीति है वो एक अलग एक मुद्दा है। मैं कह रहा हूं जो पब्लिक कह रही है, जो पब्लिक मुसीबत में है, वो जो कह रही है कि साहब क्रेडिट जब आपको जाता है तो आलोचना भी आप ही की होगी। अब उनको ये तो नहीं कह सकते ना कि साहब आप हमारी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन आप राज्य सरकारों की भी करिए साथ में। अरे भाई वो कही नहीं। हाँ, मैं उसकी बात कही, मैंने कहा कि इस वक्त देश में जरूरत क्या है। किशोर जी, जरूरत ये है कि केंद्र की एक सरकार है, एक प्रदेश की सरकार है, और हेल्थ जो है स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन छोड़ दीजिए उसे भी इस वक्त, क्योंकि नागरिकों की जान बचाना अहम है। तो केंद्र सरकार अपनी भूमिका निभा रही है, जिसका उदाहरण मैं आपके चैनल पे दे दूं, किस तरह से वायुसेना के विमान का इस्तेमाल किया जा रहा है। अरे साहब देखिए, कई तो राज्य ऐसे हैं ना जहां पे केंद्र में भी आप हैं और राज्य में भी आप हैं। यूपी ले लीजिए, यूपी में जो मुसीबत में है, एमपी में जो मुसीबत में है, यूपी में जो ऑक्सीजन की कमी झेल रहा है, एमपी में जो ऑक्सीजन की कमी झेल रहा है, यूपी में जिसको बेड नहीं मिल रहा है, एमपी में जिसको बेड नहीं मिल रहा है, उसको क्या बोले? उसमें तो दोनों जगह आपकी सरकार है। केवल और केवल केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और प्रदेश की सरकारें मूक दर्शक बन के खड़ी रहे, ये उचित नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि यूपी एमपी है जैसे, और भी बहुत सारे राज्य हैं जहां आप ही की सरकार है, वहां क्या कहे? बिल्कुल, वहां तो केंद्र, वहां केंद्र को बोले, राज्य को बोले, किसको बोले? वो तो आप ही हैं। हाँ, मैं बता दूं आपको, एक मिनट। जैसे आपने उत्तर प्रदेश की बात करी, तो मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की जैसे ही कमी पाई गई तो योगी आदित्यनाथ जी ने लाइव ऑक्सीजन सप्लाई की मॉनिटरिंग कैसे हो उसका एक कंट्रोल रूम बनाया। गौरव जी, मेरा सवाल ये नहीं है कि आपने क्या किया, क्या कदम उठाए। 500 बेड का लखनऊ में, मैं कह रहा हूँ हर सरकार जैसे ही हो जाएगा, और जैसे ही दूसरी लहर का कहर आया है, हर सरकार ने कोशिश की है, कर रहे हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि वहां जो, अगर यूपी में या एमपी में आक्रोश है, अगर उत्साह है, तो वो तो दोनों वहां तो दोनों आप ही के वो है ना, दोनों जगह आप ही है ना, चाहे केंद्र है राज्य। आप जो कर रहे हैं वो बात ठीक है, लेकिन वो गुस्सा तो दोनों आप ही को जाएगा ना। महाराष्ट्र में क्या आक्रोश नहीं है, जहाँ दुर्भाग्यपूर्ण 70,000 मौतें हुई हैं, 10% आबादी जनसंख्या का हिस्सा है महाराष्ट्र में, और 30% दुर्भाग्यपूर्ण मौतें महाराष्ट्र में हुई है। हाँ। लेकिन नागरिक तो वो हमारे हैं। हम तो अपनी जिम्मेदारी से दूर नहीं भाग सकते कि महाराष्ट्र की सरकार वसूली कर रही थी। हम तो वहां पर्याप्त मात्रा में जो भी अब देखिए इस वक्त महाराष्ट्र सरकार का कोई नुमाइंदा तो नहीं है, लेकिन आप ही ने कहा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, फिर आप ही राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ पूरे देश में आक्रोश हो सकता है। हमारी जिम्मेदारी है नागरिकों को उनकी तकलीफ को कम करें, जो जरूरतमंद चीजें हैं उनको उपलब्ध कराएं, बेड्स हो, ऑक्सीजन हो, दवाइयां हो। रेमडेसिविर बाहर से मंगवाई जा रही है, एक्सपोर्ट रोका है। मैं आपको तमाम उदाहरण दे सकता हूं। हर 24 घंटे में कई ऐसे बड़े निर्णय लिए जाते हैं जिससे कि नागरिकों की बेहतरी के लिए सुविधा बेहतर होती है। लेकिन फिर भी ये कठिन दौर है, इसमें हमें हिम्मत नहीं हारनी, ये हमारा कहना। जी खैर, एक बड़ी खबर आ रही है ओडिशा से। ओडिशा में कोरोना के बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार ने 14 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया है। लॉकडाउन 5 मई से शुरू होकर 19 मई तक लागू रहेगा। 5 से 19 का 14 दिन का लॉकडाउन। लॉकडाउन के दौरान लोगों को सब्जी, दूध और जरूरी सामान की दुकानों को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोलने की इजाजत दी जाएगी। 7 से 12 तक जरूरी सामान की दुकानें खुलेंगी। हालांकि स्वास्थ्य सेवाओं, दूसरी इमरजेंसी सेवाओं पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। हमारे साथ कबीर समल न्यूज़ 18 ओडिशा के हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। कबीर बताइए, क्या ये
14 दिन का लॉकडाउन, इसमें 5 घंटे ये ज़रूरी सामान की दुकानें खुलेंगी, उसके अलावा क्या क्या रोक रहेगी? देखिए, कोविड का जो स्थिति है उड़ीसा में अभी, इसे लेकर चीफ सेक्रेटरी उड़ीसा वो प्रेसमेंट करके वो अनाउंस किए हैं 14 दिन का लॉकडाउन होगा सारा उड़ीसा में, जो मई 5 से शुरू होकर 19 मई तक चलेगा, जिसमें मई 5 का सुबह 5 PM से अप टू मई 19 का जो टाइम दिया गया है 5 PM तक, इसमें 5 घंटा का जो रिलैक्सेशन है उसमें जरूरी सेवा को अनुमति मिलेगा। जो ग्रोसरी का आइटम, दूध का आइटम और जो मेडिकल सर्विस के काम करते हैं उन लोग को मूवमेंट करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो रेस्ट्रिक्शन के बाहर है। जैसे उड़ीसा का अभी सिचुएशन है, पर डे 10,000 उड़ीसा पर डे पॉजिटिव केसेस हो रहा है यहाँ पे, और जो सिचुएशन भी अगर देखेंगे तो अलार्मिंग है। सो मेडिकल के जो बर्डन कम करने के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट पहले 3 हफ्ते पहले जो वीकेंड शटडाउन, सैटरडे और संडे, वो भी इम्प्लीमेंट है अभी, और नाइट कर्फ्यू भी अर्बन सेक्टर में लागू हुआ है। उसी के नाते जो गवर्नमेंट आज जो डिसीजन लिया है वो 5 मई से शुरू होगा। जो संक्रमण का स्थिति है अभी, जैसे टुडे अगर आज का भी डाटा लेंगे तो 8,000 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस यहाँ पे डिटेक्ट हुआ है। इसलिए गवर्नमेंट का जो प्रिवेंटिव के लिए जो लॉकडाउन किया गया उसमें इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट का कम्युनिकेशन भी बंद रहेगा, और जो भी इमरजेंसी जो मेडिकल के काम करते हैं, साइड फायर ब्रिगेड सर्विस में, ड्रिंकिंग वाटर सेक्टर में और जरूरी सेवा में, ये सबको अलाउ करा जाएगा। और दूसरा जो बाहर जो 500 मीटर के तक ही लोग ग्रोसरी आइटम खरीद सकते हैं, वो बाहर नहीं जा सकते हैं। वो लॉकडाउन कड़ाकड़ी इम्प्लीमेंट करने के लिए चीफ सेक्रेटरी इंस्ट्रक्शन किए हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, और स्पेशली बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट को ज्यादा से ज्यादा लागू करा जाएगा, क्योंकि संक्रमण का स्थिति अगर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो जो नेबरिंग स्टेट में ज्यादा पॉजिटिव केसेस है। शुक्रिया तबीर आपका। तो ओडिशा में जैसा तबीर ने बताया कि अब ये 14 दिन का लॉकडाउन, जिसमें 5 घंटे सुबह ये दुकानें खुली रहेंगी जो ज़रूरी सामान की हैं, उसके बाद बाकी सब बंद रहेगा। 14 दिन का लॉकडाउन धीरे धीरे जो ओडिशा में भी कोरोना का कहर, दूसरी लहर का जो देखने को मिल रहा था, उसके बाद नवीन पटनायक सरकार ने ये फैसला लिया कि 14 दिन का लॉकडाउन 5 मई से 19 मई तक ये लगाया जाएगा ओडिशा में। तो राज्यों में अब वो 2-2 हफ्ते के लॉकडाउन वाली स्थिति धीरे धीरे बन रही है। उम्मीद ये है कि इससे कुछ रोकथाम हो और आगे बहुत बड़े व्यापक स्तर पर उस तरह का लॉकडाउन न लगाने की ज़रूरत पड़े। उस सब के लिए हम सबको भी कोशिश करनी है। अब जो स्थिति है उसमें सरकारें जो कर सकती हैं वो देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई और अस्पतालों की जो स्थिति है वो तो जो है, देश में अब जितने अस्पताल हैं उतने ही रहेंगे फिलहाल, तो जब तक ये लहर है ये, और डॉक्टर जो हैं वो उतने ही रहेंगे। कोशिश कर रहे हैं, अस्पताल भी कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर भी कोशिश कर रहे हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। पर स्थिति को देखते हुए हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि मास्क वगैरह लगा के रहें, ख़ासतौर पर मास्क लगा के रहें, क्योंकि ये अब अगर लॉकडाउन, हफ्तों के लॉकडाउन लगने शुरू हो जाएंगे तो हम सभी वो भुगतेंगे। तो उस सबको बचाने के लिए हमको भी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इस लॉकडाउन का पालन करें, या इन जो कोरोना के नियम बताए जा रहे हैं उनका पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और ख़ास तौर पर मास्क ज़रूर पहनें। चुनावों के नतीजों में बंगाल में बीजेपी काफ़ी मजबूत होती हुई, लेकिन इतनी नहीं कि चुनौती दे सके तृणमूल कांग्रेस को। जो कांटे की टक्कर वाला मामला बताया जा रहा था, या जो लग रहा था सुबह भी शुरुआती रुझानों में, वो कांटे की टक्कर नहीं है। काफ़ी बड़ा फासला, हालांकि मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ही और बड़ी मजबूती के साथ आती हुई दिख रही है विधानसभा में, लेकिन तृणमूल कांग्रेस 179 सीटों के साथ इस वक्त के जो अभी तक के रुझान आए हैं 273 सीटों के, उनमें 179 सीटों के साथ बड़ी बढ़त पर बीजेपी 89 सीटों के साथ काफ़ी पीछे। 100 का आंकड़ा बीजेपी पार नहीं करेगी, ऐसा दावा किया था तृणमूल कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने। अभी तक 100 का आंकड़ा रुझानों में पार नहीं किया है। अगर फेरबदल होता भी है तो भी, और फेरबदल हो सकता है क्योंकि अभी बहुत राउंड काउंटिंग बाकी है, शाम तक स्थिति साफ होगी, क्योंकि कोरोना काल में काउंटिंग बहुत अलग तरीके से चल रही है, बहुत संभल कर चल रही है, बहुत ज़्यादा टेबल हैं जहाँ पर काउंटिंग चल रही है, तो वो जो गति है मतगणना की
वो गति वैसी नहीं है जो कोरोना काल से पहले हुआ करती थी। तो अभी आप ये इनको शुरुआती रुझान ही मानिए क्योंकि अभी कई राउंड की काउंटिंग बाकी है। मतलब 30-30 राउंड, 25-25 राउंड, 20-20 राउंड काउंटिंग होनी है कई विधानसभा क्षेत्रों में। फिर भी जो रुझान सुबह से दिखे 8 बजे से लेकर, उनको देखते हुए अब ये फासला जितना है तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच पश्चिम बंगाल में, और उसमें एक बड़ा उलटफेर होना, उसके लिए बहुत ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर उलटफेर होना पड़ेगा, तब जाके बीजेपी किसी सत्ता वाली स्थिति में आने की उम्मीद कर सकती है। फिलहाल तो नहीं दिख रहा, लेकिन कहने को